कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। क्यों सीएस की डिमांड इतनी ज्यादा है कि सभी सीएस की डिमांड कर रहे हैं कि सभी को सीएस ब्रांच ही चाहिए? क्या ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछा कि आपको सीएस क्यों चाहिए? क्या सीएस आपको इसलिए चाहिए क्योंकि आपके दोस्त को सीएस चाहिए, या आपके फैमिली फ्रेंड में कोई आपको कह रहा है कि सीएस में अच्छा पैकेज लगता है तो आपको सीएस चाहिए? तो एक रीजन होना चाहिए आपके पास कि आपको सीएस क्यों चाहिए। तो अपने आप से पूछिए कि आपको सीएस क्यों चाहिए, उसका रीजन आप सर्च कीजिए कि आपको सीएस क्यों लेनी है। तो हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वह है राइट ब्रांच इन इंजीनियरिंग, हाउ टू सिलेक्ट। नो डाउट सीएस इज द मोस्ट ट्रेंडिंग ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग इन प्रेजेंट सिनेरियो एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स वांट्स टू सिक्योर एडमिशन इन सीएस and CS related branches like artificial intelligence, machine learning, data science, internet of things, cyber security and etc. The reason is that at present in the field of CS and IT, students are getting good package. Seriously students getting 30 lakhs per annum, 50 lakhs per annum, 1 crore per annum and average package is around 7 to 8 lakhs. क्या सही में मिलता है? हाँ मिलता है, लेकिन सभी को नहीं मिल पाता है। ये जो रेंज मैं बता रहा हूँ above 10 lakh पैकेज, ये बहुत आसानी से सभी को नहीं मिलता है। जैसे जैसे आपका पैकेज बढ़ता जाता है, टिपिकलिटी लेवल बढ़ता जाता है और 1 करोड़ 50 lakhs और 30 lakhs की जो रेंज है वो हर किसी को नहीं मिल पाती है। किसी पर्टिकुलर कॉलेज से किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट जो बहुत मेरिटोरियस होते हैं, जिनकी स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो इस फील्ड के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे हों शुरू से 4 साल तक, वही इस तरह का पैकेज ले पाने में कैपेबल हो पाते हैं। बट अगर फिर भी थोड़ी बहुत स्किल्स रखते हैं तो आपको 5 to 6 लाख पर एनम का पैकेज इन द प्रेजेंट सिनेरियो अभी की सिचुएशन में मिल सकता है। आईटी फील्ड में पैकेज उन्हीं का लगता है जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट रहता है। आप सोचें अगर आप सीएस में डिग्री कर रहे हैं और आपको डिग्री के बेसिस पर अच्छा पैकेज मिल जाएगा तो आप गलती करेंगे। आपको सीएस में डिग्री करने के साथ साथ अपनी स्किल्स इंप्रूव करनी होंगी। स्किल्स में आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाती हैं। प्रेजेंट सिनेरियो में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का जो टिल है, उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पर आपको कमांड करनी पड़ेगी। तो सॉफ्टवेयर और आईटी फील्ड की जो भी स्किल्स हैं उनको आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। अगर आपकी सॉफ्टवेयर आईटी फील्ड की स्किल्स आपकी इंप्रूव होती हैं, आप एक अच्छा कोडर बन जाते हैं, आपकी अच्छी कोडिंग है, तो ये सब कुछ पॉसिबल हो पाता है। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि मैं डिग्री कर लेता हूं और मैंने एक अच्छा कॉलेज एडमिशन में सिक्योर कर लिया है, अब मैं फ्री हो गया, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो आप वापस आपकी ये गलती होगी। आप इस भूल में ना रहें कि एक अच्छा कॉलेज मिल जाने के बाद या डिग्री में अच्छे मार्क्स लाने के बाद आप प्लेसमेंट्स के लिए या फिर अपनी पैकेज के लिए सिक्योर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। आपको अच्छी पढ़ाई के साथ साथ आपको अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा और स्किल्स अगर आप कॉलेज के भरोसे रहेंगे तो वहां से लर्न नहीं कर पाएंगे। आपको सेल्फ बेसिस पर जो न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है उससे हमेशा अवेयर रहना पड़ेगा और न्यू स्किल्स को सीखते रहना पड़ेगा। क्योंकि कॉलेज में जो पढ़ाई होती है वो बेसिकली एकेडमिकली जो आपका सिलेबस यूनिवर्सिटी ने प्रिस्क्राइब किया होता है वो सिलेबस चेंज तो हो रहा है टाइम टू टाइम, बट इतना इनोवेटिव या इतना इनोवेशन उस सिलेबस में नहीं है और उसमें भी ज्यादातर थ्योरेटिकल अप्रोच ही होती है। प्रैक्टिकल अप्रोच पे कम फोकस है सिलेबस के अंदर और वहां पर जो आपको मेंटर मिलेंगे वो भी आपको थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ ही ज्यादातर पढ़ाएंगे। तो आपको अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी, खुद काम करना पड़ेगा अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए, तभी आप एक अच्छा पैकेज पास आउट होने के बाद सिक्योर कर पाएंगे। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता है कि आपको एक कॉलेज मिल गया और आपने एक डिग्री कंप्लीट कर ली कंप्यूटर साइंस में, तो इस बेसिस पर तो नहीं। तो मैं बात कर रहा था कि एट प्रेजेंट तो नो डाउट जिन भी स्टूडेंट्स की स्किल्स ठीक ठाक हैं उनको सीएस में डिग्री कंप्लीट करने के बाद अच्छा पैकेज मिल रहा है। उसका जो मेन रीजन है इस टाइम पे जो कंपनीज हैं उनमें एआई प्रोडक्ट को लॉन्च करने की होड़ लगी हुई है। आप न्यूज में हमेशा सुनते होंगे, अभी भी सुन रहे होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोडक्ट को लॉन्च करने की है जो बहुत होड़ लगी हुई है, जिसमें जो बड़े दिग्गज हैं एलन मस्क जो बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, एलन मस्क की कंपनी हो गई, तो ये काफी जो दिग्गज कंपनीज हैं ये एआई बेस्ड प्रोडक्ट की लॉन्च कर रही है और इनमें कॉम्पिटिशन लगा हुआ है। इस वजह से मार्केट में एआई बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है और इसी वजह से इस टाइम पर आईटी प्रोफेशनल्स की मार्केट में डिमांड है, क्योंकि जब प्रोडक्ट की डिमांड है तो उससे रिलेटेड जो स्किल पावर है उसकी भी डिमांड होगी। इस वजह से इस फील्ड में एट प्रेजेंट अच्छा पैकेज मिल रहा है। एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस में बहुत रिसर्च हो रही है और आने वाले 10 साल तक कंपनीज में आईटी बेस्ड प्रोडक्ट को लॉन्च करने की जो होड़ है वो लगी रहेगी। तो आने वाले 10 साल तक भी आईटी सेक्टर में जॉब क्रिएशन होता रहेगा। तो आने वाले 10 साल तक जॉब की कोई इनसिक्योरिटी नहीं होगी, लेकिन आईटी फील्ड में काम करने के लिए आपको हमेशा न्यू टेक्नोलॉजी से अवेयर रहना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा इसका चैलेंजिंग टास्क है कि आईटी सेक्टर में जॉब करने वाले को हमेशा अपने आप को अपडेट करना रहता है नई टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो आपको करते रहना पड़ेगा और जो चैलेंजिंग टास्क है उनके लिए हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। तो मार्केट में आईटी बेस्ड प्रोडक्ट है उनको लॉन्च करने की जो होड़ है उसकी वजह से प्रोग्रामर्स, कोडर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, डेवलपर्स, इन सबकी रिक्वायरमेंट बनी हुई है और बनी रहेगी। आपने देखा है कि अगर आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं तो कितने सारे ऐप्स हैं वहां पर, गेमिंग रिलेटेड ऐप हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड ऐप हैं, तो वो सब आईटी स्किल प्रोफेशनल ही डिजाइन करते हैं और उनका जो कंज्यूमर बेस है वो भी बहुत बड़ा है। इसके अलावा वेब डेवलपमेंट है, बैंकिंग सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो ऑलमोस्ट हर सेक्टर में आईटी बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, ऑटोमेशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो उस वजह से आईटी बेस्ड प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। तो जिंदगी को आसान बनाने के लिए, चीजों को सहूलियत के लिए हमेशा आईटी बेस्ड कॉन्सेप्ट की, प्रोग्रामिंग की हमेशा नीड रहेगी। और अगर हम बात करें अगर कोई भी इनोवेशन हो रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रही है, तो वहां पर भी सीएस की डिमांड बनी हुई है एट प्रेजेंट। तो ये तो थे इसके प्लस पॉइंट की, बट आप देखेंगे कि इस टाइम पर सबको सीएस ब्रांच चाहिए, तो आप समझ सकते हैं कि आईटी सेक्टर में आने वाले दिनों में कितना कॉम्पिटिशन भी आपको फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर हम ऑल ओवर इंडिया बात करें तो करीब हमारे देश में 6500 से ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में सीएस ब्रांच ऑलमोस्ट कंप्लीटली इस टाइम पे फिल हो रही है। तो जब वो 4 साल बाद स्टूडेंट पास आउट होकर निकलेंगे तो एक बड़ा बल्क ऑफ स्टूडेंट्स वहां से निकलेगा और सभी की रिक्वायरमेंट होती है कि सबको जॉब चाहिए। बट इंडस्ट्री में डिमांड है, लेकिन इतनी ज्यादा डिमांड नहीं है जितने ज्यादा पर्टिकुलर ब्रांच में इंजीनियर प्रोड्यूस हो रहे हैं। सीएस ब्रांच की डिमांड है, जॉब्स हैं, बट
कभी भी उतनी जॉब्स नहीं रहेंगी, क्योंकि एक चीज जरूरत से ज्यादा मार्केट में आ जाती है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। उसके अंदर भी फिर क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो जो पास आउट होकर निकल रहे हैं वहां पर उनकी क्वालिटी पर भी क्वेश्चन रेज हो जाता है। वो इतने स्किल्ड नहीं होते हैं तो कंपनी उनको हायर करना पसंद नहीं करती है जनरली। और जब बहुत सारे स्टूडेंट्स उनको अवेलेबल होते हैं तो वो पैकेज भी रिड्यूस कर देते हैं। उन्हें पता है कि उन्हें इजीली आईटी प्रोफेशनल मिल रहे हैं, एक जॉब के लिए 50 कैंडिडेट हैं, तो उस बेसिस पर जो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं वो चीज का फायदा उठाने की कोशिश करती हैं और कहीं ना कहीं पैकेज को रिड्यूस कर देती है, क्योंकि अवेलेबिलिटी ज्यादा है तो उस वजह से पैकेज पर भी फर्क पड़ जाता है। तो आईटी सेक्टर में कॉम्पिटिशन बहुत फेस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो मैंने बात कर दी जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के अलावा जो एमसीए पास आउट स्टूडेंट्स होते हैं वह भी आईटी सेक्टर में कैरियर बनाते हैं, या फिर कोई डिप्लोमा कोर्सेज कर या अदर किसी मेथड के थ्रू स्किल लर्न कर भी आपको कॉम्पिटिशन देने वाले हैं। क्योंकि इसमें ये मैटर नहीं करता कि आपके पास बीटेक की डिग्री है, इसमें ये मैटर करता है कि आप आईटी फील्ड में कितने स्किल्ड हैं। तो जो आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो बीटेक डिग्री के बेसिस पर कैंपस प्लेसमेंट करके तो रिक्रूटमेंट देती हैं, लेकिन जो अदर स्किल्ड प्रोफेशनल हैं, मान लीजिए किसी ने स्किल्ड 12th के बाद स्किल अर्न कर ली है, वो अच्छा कोडर बन गया है या फिर उसने एमसीए किया हुआ है, तो उन लोगों को भी वो कंपनी उतना ही चांस दे देती है इन फ्यूचर। तो एक कॉम्पिटिशन भरा माहौल आपको हमेशा इस फील्ड में देखने के लिए मिलने वाला है। तो कॉम्पिटिशन से आगे निकलने के लिए हमेशा आपको अपने आप को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। तो 4 साल के बाद आपको एक टफ कॉम्पिटिशन मिलेगा। आप सोचो आपको ठीक कॉलेज मिल गया है और डिग्री भी हो जाएगी, तो उस बेसिस पर जॉब नहीं लगेगी। जॉब के लिए आपको जो कंप्यूटर की फील्ड की जो स्किल्स हैं उनको आपको हमेशा इंप्रूव करना पड़ेगा, उनसे अपडेट रहना पड़ेगा। गुड कॉलेज का रोल सिर्फ यहीं तक होता है, एक अच्छा कॉलेज मिलने का रोल यहीं तक रहता है कि आप उसमें अच्छे रिसोर्सेज आपको यूज करने के लिए मिल जाते हैं, अच्छी फैसिलिटीज उसमें मिल जाती हैं। उसके बाद उनका गुड एलुमनाई नेटवर्क होता है, जिसकी वजह से वहाँ पर प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज थोड़ी अच्छी मिल जाती है। कंपनीज को कॉलेज बुला पाता है प्लेसमेंट के लिए। और अगर अच्छा कॉलेज आपको एडमिशन मिल रहा है तो वहाँ पर रैंकिंग सिस्टम से स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं, और जहाँ पर रैंकिंग सिस्टम से स्टूडेंट्स एडमिशन ले रहे हैं तो वहाँ पर जनरली मेरिटोरियस स्टूडेंट्स मिलते हैं, अच्छे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स मिलते हैं, और सभी स्टूडेंट्स में कुछ ना कुछ खास बात होती है, काबिलियत होती है। तो वहाँ पर एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है और एक कॉम्पिटिटिव माहौल बन जाता है, जहाँ पर लर्निंग का एक बहुत अच्छा एनवायरमेंट बन जाता है जो आप सभी को बहुत बेनिफिट करने वाला है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि आईटी ब्रांचेस में कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट कैरियर बना सकता है। ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कंप्यूटर साइंस ब्रांच है, आईटी ब्रांच है। जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए कंपनीज आती हैं, मैक्सिमम कंपनीज हैं जो अदर ब्रांचेस को भी के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर देती हैं। आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं वो अदर ब्रांचेस के स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर देती हैं कैंपस प्लेसमेंट आईटी कंपनीज में बैठने के लिए। तो अगर आपके पास अदर ब्रांच के स्टूडेंट हो और अपनी सीएस ब्रांच में आप एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए हैं और आपको लगता है आगे चलकर कि आपको सीएस के ब्रांच में कैरियर बनाना है, तो भी कंपनीज जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती हैं, कुछ कंपनीज होती हैं जो सभी ब्रांचेस को कंसीडर करती हैं और आपको मौका देती हैं आईटी सेक्टर में कैरियर बनाने का। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आईटी सेक्टर में कि आईटी ब्रांच की ही कंपनी आपको कि आईटी ब्रांच के ही स्टूडेंट्स को आईटी कंपनी मौका देगी, अदर ब्रांचेस को भी देती है। बट अदर ब्रांचेस के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल है, सिविल है, मैकेनिकल है, तो वहाँ पर आईटी ब्रांच के स्टूडेंट्स एलिजिबल नहीं हो पाते हैं। अगर कोर ब्रांच है तो कोर ब्रांच की कंपनी कोर ब्रांच के स्टूडेंट्स पर ही प्रेफर करती है। बट अगर आपके पास आईटी ब्रांच की जो कंपनीज होती हैं वो सभी ब्रांचेस के स्टूडेंट को कंसीडर करती है। उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो इस तरह के स्टूडेंट्स को हायर करने का रहता है कि उनके पास गुड एनालिटिकल स्किल्स हो, कम्युनिकेशन स्किल्स हो, इंटरपर्सनल स्किल्स हो, और उनके पास टेक्नोलॉजी की नॉलेज हो जो अपने आप को लेटेस्ट ट्रेंड से अवेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं जो कोडिंग वाला जो पार्ट है वो सभी ब्रांचेस को स्टडी करना पड़ता है। तो कोडिंग से तो कोई नहीं बच पाएगा। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मैकेनिकल में भी पढ़नी होती है, सिविल में भी पढ़नी होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़नी होती है। तो प्रोग्रामिंग का जो पार्ट है वो सभी ब्रांचेस के लिए कंपलसरी हो गया है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग तो सभी ब्रांचेस में करनी ही पड़ेगी। तो कंप्यूटर के काफी सारे सब्जेक्ट्स अदर ब्रांचेस वालों को भी स्टडी करने पड़ते हैं। तो इस वजह से जो आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं वो सभी ब्रांचेस को ज्यादातर कंपनीज अपने कैंपस प्लेसमेंट क्राइटेरिया में अलाउ कर देती हैं। और बहुत सारी कंपनीज होती हैं उनका जो क्राइटेरिया होता है वो अबाउट 60% आपके थ्रू आउट होने चाहिए। वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना होता है। काफी कंपनी 70% थ्रू आउट की डिमांड करती है, वो क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो आपको आपका जो एकेडमिक्स है वो हमेशा ठीक रखना है, जिससे आप प्लेसमेंट के लिए कंपनीज में बैठ पाओ। कई बार स्टूडेंट्स प्लेसमेंट के लिए कंपनियों का क्राइटेरिया ही फुलफिल नहीं कर पाते हैं, तो वो कंपनीज में अपीयर नहीं हो पाते हैं। क्योंकि कंपनीज में अपीयर होने के लिए उनका कुछ सेट गाइडलाइंस का क्राइटेरिया होता है। अगर वो क्राइटेरिया आप फुलफिल करते हो तो ही प्लेसमेंट में आप बैठ पाएंगे। तो अगर आपके पास गुड इंटरपर्सनल स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, कमांड ओवर 2 to 3 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, तो आपको बहुत इजीली पैकेज लग जाएगा। अगर कैंपस के थ्रू नहीं लगता है तो ऑफ कैंपस भी लग जाता है। जो मैं बात कर रहा हूँ 50 लाख, 1 करोड़, इस तरह के जो पैकेजेस हैं ये कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू रेयर ही लगते हैं। जनरली ऑफ कैंपस के थ्रू इस तरह के पैकेज लेते हैं, क्योंकि आईटी कंपनीज की जो वेबसाइट है, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, उनकी वेबसाइट पर जाकर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर सकते हो, उनका इंटरव्यू प्रोसेस फेस कर सकते हो और ऑफ कैंपस के थ्रू भी आप सिलेक्शन ले सकते हो अगर आपकी अच्छी स्किल्स हैं तो। अगर कंपनी कॉलेज में आती है तो कॉलेज में थोड़ा सा आपको उस एनवायरमेंट का सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन बाकी आपको आपकी स्किल्स ही प्लेसमेंट करा सकती है। वहाँ पर भी कंपनी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको कॉलेज के नाम के बेसिस पर हायर कर लेगी। वो आपको अच्छे तरीके से जज करेगी। अगर आप उनकी कंपनी के वर्किंग प्रोफेशन के अकॉर्डिंग फिट बैठते हैं तभी वो आपका रिक्रूटमेंट करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो ऐसा होता है कि ये जो स्किल्स हैं, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, आप अगर कॉलेज में फैकल्टी के भरोसे रहोगे, कॉलेज के भरोसे रहोगे, तो आप ज्यादा कुछ लर्न नहीं कर पाओगे। आपको खुद प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की कोडिंग की लर्न करने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने बेसिस पर करनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड्स के साथ। जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं लाइक यूट्यूब हो गया, जो और भी एआईसीटी के बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप स्किल्स लर्न करने के कोर्स कर सकते हो, तो वो सब आपको करते रहना पड़ेगा। और वो आपके करिकुलम का भी पार्ट है कि आपको कुछ प्लेटफॉर्म से कोर्सेज करते रहना है और इंजीनियरिंग में आपको इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी करनी होती है। तो इस तरह का जो पार्ट है, जो स्किल्स इंप्रूवमेंट का पार्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको खुद के बेसिस पर, अगर आप खुद इंटरेस्ट दिखाओगे तभी उन चीजों को लर्न कर पाओगे। तो अगर हम बात करें जो स्टूडेंट्स के दिमाग में एक बात है, क्या सिर्फ सीएस में ही स्कोप है, तो ऐसा नहीं है। सभी ब्रांचेस में स्कोप है, सभी ब्रांचेस की अपनी अपनी यूएसपी है। तो आपको ब्रांच सेलेक्ट करते वक्त अपने इंटरेस्ट को देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। काफी स्टूडेंट्स को समझ नहीं आता कि मेरा इंटरेस्ट क्या है, वो कहेंगे कि मुझे तो पता ही नहीं है मेरा इंटरेस्ट क्या है। तो अपना इंटरेस्ट जानने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आपने अभी 12th क्लास कंप्लीट की है, तो 12th क्लास कंप्लीट आपने किस बेसिस पर की है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, और कुछ स्टूडेंट्स के पास कंप्यूटर एज अ सब्जेक्ट भी था। तो आप वहाँ पर समझ सकते हैं कि आपको फिजिक्स अच्छी लगती थी, केमिस्ट्री अच्छी लगती थी, मैथ्स अच्छी लगती थी, या फिर वहाँ पर कंप्यूटर साइंस जिन स्टूडेंट्स के पास था वो कंप्यूटर साइंस को अच्छे से एंजॉय कर पाए थे वहाँ पर,
उन्हें वो अच्छा लगा था पढ़ने में, तो उस बेसिस पर आप खुद का सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। 12th क्लास के बेसिस पर अभी तक जो आपने स्टडीज करी हैं उसके बेसिस पर आपको क्या अच्छा लगता था, उस बेसिस पर आपका सेल्फ असेसमेंट करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किन ब्रांचेस में जाना चाहिए। स्कोप तो सभी में होता है। जहाँ तक पैकेज की बात है, ये सही बात है कि कंप्यूटर साइंस के फील्ड में अच्छा पैकेज मिलता है, पर मैं फिर आपको बता दूं सभी को नहीं मिलता है। मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, वह डॉलर में पे करती हैं, तो इंडियन करेंसी के अकॉर्डिंग वो 1 करोड़ बन जाता है, तो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट होकर वो एक बड़ा पैकेज बन जाता है। इस वजह से जो हमारे पिक्चर में आता है 1 करोड़ और 1.5 करोड़, इस वजह से वो एक हमें बड़ा अमाउंट दिखता है। बट यह इस तरह का पैकेज भी बहुत रेयर ही स्टूडेंट्स को मिल पाता है। अगर हम बात करें एक स्टेट में किसी एक कैंडिडेट को, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में शायद किसी एक स्टूडेंट को ही ये पैकेज लगने वाला है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा के अंदर किसी एक स्टूडेंट्स को ये पैकेज लगने वाला है। अगर हम नॉर्मल कॉलेज से बात करते हैं तो अगर IITs NITs को छोड़ दें और एक नॉर्मल कॉलेज की बात करें तो बहुत रेयर ही इतना बड़ा पैकेज किसी का लग पाता है। तो स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस से तो सभी अवेयर हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस के अलावा भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि कंप्यूटर साइंस के अलावा भी और कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं, उनमें क्या-क्या ऑप्शंस हैं। कंप्यूटर साइंस भी हम डिस्कस करेंगे और बाकी ब्रांचेस में भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ब्रांचेस की, टोटल 300-400 से भी ज्यादा इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं, जिनमें जो मोस्ट कॉमन ब्रांचेस हैं इंजीनियरिंग ब्रांचेस जिनके आपने नाम सुने हुए हैं, उसमें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है। कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही साइबर सिक्योरिटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स साइबर सिक्योरिटी है, मशीन लर्निंग है, AI है, ये सब कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग से ड्राइव हुई ब्रांच है। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी कंप्यूटर साइंस से ही ड्राइव हुई ब्रांच है, जो कि काफी सिमिलर है, कंप्यूटर साइंस के फील्ड से ही सिमिलर है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस है, जो कि इस टाइम पे काफी डिमांडिंग में है, इनोवेटिव है, और ये भी कंप्यूटर साइंस की ही ड्राइव ब्रांचेस है, वहीं से निकली हुई है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, सेरामिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग है, केमिकल इंजीनियरिंग है, माइनिंग इंजीनियरिंग है, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग है, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। तो इस तरह से करीब मिलाएं तो हमारे इंडिया में करीब 300 से 400 ब्रांचेस आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। लेकिन जो मोस्ट कॉमन ब्रांचेस हैं, जो मोस्ट ओल्डेस्ट ब्रांचेस हैं, उनमें हम कंप्यूटर साइंस को यहाँ पर कंसीडर करने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस ब्रांचेस में स्कोप एंड कैरियर देखेंगे, क्योंकि बाकी सारी जो ब्रांचेस हैं वो सब इसी से ड्राइव हुई हैं, रिलेवेंट जो ब्रांचेस हैं वो सब इसी से ड्राइव हुई हैं। हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को कंसीडर कर लेंगे, IT ब्रांच को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, इसमें देखेंगे कि इसमें क्या होता है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इसको देखेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या हमें पढ़ना होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ये भी काफी ओल्डेस्ट ब्रांच है। जो ये ब्रांच है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब इलेक्ट्रिकल से ड्राइव ब्रांचेस हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, ये भी काफी ओल्डेस्ट ब्रांचेस है। अगर हम बात करें पेट्रोलियम रिलेटेड, ये इससे मैच करती हैं, माइनिंग इससे मैच करती है, प्रोडक्शन इससे मैच करती है, तो ये सब इससे मैच करने वाली ब्रांचेस हैं। और सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है, सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच की अगर बात करें तो इसी से सेरामिक वाला पार्ट कहीं से ड्राइव हुआ है, केमिकल वाला पार्ट भी सिविल से रिलेटेड है। तो अगर हम बात करें जो मोस्ट कॉमन ब्रांचेस हैं वो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग। तो बाकी सारी ब्रांचेस इसी से ड्राइव हुई हैं। होता क्या है कि कंप्यूटर साइंस के अंदर पहले से ही AI मशीन लर्निंग को पढ़ा जा रहा है, तो स्टूडेंट्स इतने वाइड एरिया को कवर नहीं कर पाता है, उसके कमांड नहीं कर पाता है, तो इसी वजह से इन्हीं से ड्राइव करके ब्रांच बना दी गई है, जो कि इनकी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस हैं, जिससे स्टूडेंट एक पर्टिकुलर एरिया में ही अपना स्पेशलाइजेशन कर पाए, एक पर्टिकुलर एरिया पर ही फोकस कर पाए। तो इस वजह से ड्राइव ब्रांचेस को पढ़ने का ये फायदा है कि हमें एक तरफ ही फोकस हो। सपोज किसी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले ली, तो वो कंप्यूटर साइंस से का पूरा पार्ट ना कर वो सिर्फ AI पर ही फोकस करेगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस के अंदर तो नेटवर्किंग भी आ गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी आ गया, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी भी आ गया, तो बहुत सारे रिलेवेंट फील्ड आ जाते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड भी आ गया। तो वहाँ उन सबकी बेसिक नॉलेज तो आपको लेनी है, लेकिन जब ड्राइव ब्रांचेस बन गई हैं तो आपका ध्यान सिर्फ क्या जाएगा कि मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने पर ही फोकस करना है, मुझे डेटा साइंस पर फोकस करना है, मुझे साइबर सिक्योरिटी पर फोकस करना है। तो ड्राइव ब्रांच का ये है लेने से कि स्टूडेंट पर्टिकुलरली उस पर फोकस करने लग जाता है। अगर आपने मेन कोर ब्रांच भी ले ली है तो उसके अंदर भी आपको वो सब चीजें पढ़नी तो पड़ेगी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ड्राइव ब्रांचेस की तरफ जाना चाह रहे हैं या कोर ब्रांच जो उसकी ओरिजिनल ब्रांच है उस ब्रांच के साथ जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जो ओरिजिनल ब्रांच है उसमें वो सारे सब्जेक्ट्स तो कवर होने ही होने हैं। तो ये सब आप पे डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। तो वन बाय वन देख लेते हैं इन सभी ब्रांचेस को कि किन ब्रांचेस में क्या क्या स्कोप होता है। तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो ब्रांच है उसके बारे में देख लेते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मैंने अभी बता दिया आपको कि एट प्रेजेंट अभी की बात करें, मैं आने वाले 4 सालों में की बात क्या होगा, स्टूडेंट्स एट प्रेजेंट एडमिशन ले रहा है। तो अगर एट प्रेजेंट हम जॉब मार्केट की बात करें तो नो डाउट इसका क्रेज इसलिए बना हुआ है क्योंकि सभी को सुनने में आ रहा है, सभी कॉलेज कंप्यूटर साइंस के जो प्लेसमेंट है उन्हीं को ही शो ऑफ कर रहे हैं, अदर ब्रांचेस के प्लेसमेंट उनके पास है ही नहीं, तो उनको शो नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम पर जो प्लेसमेंट हो रहे हैं अदर ब्रांच का स्टूडेंट भी कंप्यूटर साइंस के फील्ड में ही प्लेसमेंट ले पा रहा है। अच्छा, तो ये प्रूफ है इस टाइम का, प्रेजेंट ये प्रूफ है अभी के टाइम का। तो अच्छा, अगर आपको पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में पैकेज लगता है, बट मैं आपको हमेशा यही कहता हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही अपने आप को एनालिसिस करना चाहिए। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एक बेस्ट कोर्स है इंजीनियरिंग का, जो कि बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की वजह से, डेटा साइंस की वजह से इस टाइम पे इनका बूम चल रहा है, क्लाउड टेक्नोलॉजी का बूम चल रहा है, तो इसमें काफी रिसर्च वर्क हो रहा है। तो इस वजह से ये जो फील्ड है ये काफी पॉपुलर हो गया है इस टाइम पर। और इसके अंदर अगर हम स्कोप की बात करें कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, तो आप एज अ डेटा साइंटिस्ट वर्क कर सकते हो, बिजनेस एनालिस्ट वर्क कर सकते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर की तरह वर्क कर सकते हो, वेब डेवलपर की तरह वर्क कर सकते हो, और एक नेटवर्क इंजीनियर की तरह वर्क कर सकते हो। और अगर इसी में हम बात करें कि जो CSE पास आउट ग्रेजुएट्स हैं तो उनको 4 to 6 लाख एनुअली का पैकेज मिल जाता है, एवरेज पैकेज की अगर हम बात करें, और ये 10-12 लाख तक एवरेज स्टूडेंट के केस में ये बढ़ भी सकता है। तो इसमें एक अच्छी कैरियर ग्रोथ है, जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपकी कैरियर ग्रोथ होती जाती है। बट वही है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए कोडिंग का। कंप्यूटर साइंस ब्रांच के अंदर आपको कंप्यूटर पर बहुत लंबे टाइम तक कोडिंग करते रहनी पड़ती है, लंबी सीटिंग भी लेनी पड़ती है। तो आपको इस फील्ड के अंदर आने के लिए आप अपना इंटरेस्ट देख लें कि आपको कोडिंग अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, तो उस बेसिस पर आप डिसीजन ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इस ब्रांच के अंदर हम लर्न क्या कर सकते हैं। इसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, बहुत सारी कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं, पाइथन हो गई, और भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और भी लेटेस्ट जो लैंग्वेजेस हैं वो सब आपको यहाँ पर पढ़नी होती है। कॉलेज पर अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको थ्योरेटिकल अप्रोच ज़्यादा कवर होती है। प्रैक्टिकल स्किल्स लर्न करने के लिए आपको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खुद अपना लैपटॉप उठा के कंप्यूटर उठा के कोडिंग करनी पड़ेगी, आपको नई इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज को वहाँ से लर्न करना पड़ेगा, नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, मोस्ट डिमांडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, पाइथन, HTML कोडिंग, इन सब जो भी आपका इंटरेस्ट बन रहा है इन सब के अकॉर्डिंग आपको अपना देखना पड़ेगा। अगर कॉलेज लर्निंग की बात करा जाए तो कॉलेज लर्निंग में वही एकेडमिक सिलेबस कवर होता है, जो कि आपकी डिग्री पर मार्क्स प्रिंट होंगे उसी के लिए आपको पढ़ाया जाएगा। और बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड अप्रोच के अकॉर्डिंग सिलेबस अभी भी नहीं है, हमेशा चेंज होता रहता है, बट अभी भी उतना इंडस्ट्री स्पेसिफिक सिलेबस कॉलेज का नहीं है, ये रियलिटी है। तो आपको आउटसाइड लर्निंग करनी पड़ेगी, आपको अलग से बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको मार्केट में स्टैंड करना है। तो अगर इसकी थोनेस की बात की जाए
ये टफ पड़ती है, इजी पड़ती है, तो अगर हम अदर ब्रांचेस से कंपैरिजन करें तो इसके जो पेपर निकालना है वो अदर ब्रांचेस के कंपैरेटिवली आसान होता है। उसका रीजन है कि यहाँ पर जो मैथ्स और फिजिक्स का जो रोल है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को मैथ्स और फिजिक्स के जो लंबे डेरिवेशंस होते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, वो पसंद नहीं आती है या उनका इंटरेस्ट नहीं होता है। तो कंप्यूटर साइंस ब्रांच में मैथ्स के जो बड़े डेरिवेशन होते हैं, फिजिक्स के जो बड़े डेरिवेशंस होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, उतना इसके अंदर नहीं होता है। इसके अंदर कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल थिंकिंग वाली मैथ्स होती है। तो कंपेयर टू अदर ब्रांचेस मैथ्स और फिजिक्स का रोल इसमें थोड़ा कम होता जाता है। तो इस वजह से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के पेपर को क्लियर करना एज कम्पेयर टू कोर ब्रांचेस आसान होता है। उसके बाद कैरियर अपॉर्चुनिटीज की बात करें या स्कोप की बात करें तो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, इन्फोसिस है, विप्रो है, टेक महिंद्रा है, अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, बैंकिंग सेक्टर है, स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स हैं, वहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जॉब के लिए अप्लाई हो सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बहुत सारी लोकल कंपनीज हैं। अगर आपके पास स्किल है तो आप ऑन कैंपस भी अपना सिलेक्शन करवा सकते हैं। अगर किसी रीजन से आपका ऑन कैंपस नहीं हुआ तो ऑफ कैंपस करा सकते हैं, या फिर कॉलेज पास आउट होने के बाद भी अगर आप अपनी स्किल इंप्रूव करते हैं तो भी आपका पैकेज लग जाएगा। तो गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का जो स्कोप है एज कम्पेयर टू द कोर ब्रांचेस वो बहुत कम होता है। अगर आपका इंटरेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का है तब आप कंप्यूटर साइंस से दूरी बना सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस में गवर्नमेंट जॉब के स्कोप काफी कम हो जाते हैं। यहाँ पर अगर आपको बहुत ऑफिसर कैडर में जाना है तो ऑफिसर कैडर में जाने के बाद भी आप प्रोग्रामर की जॉब अचीव कर सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आईटी ऑफिसर की जॉब अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड स्कोप रहता है गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का। और जो एक टैग होता है इंजीनियर का, वो कंप्यूटर साइंस फील्ड के जो लोग हैं वो इंजीनियर नहीं कहला पाते हैं, वो तो या तो आईटी एक्सपर्ट कहलाए जाते हैं, आईटी ऑफिसर कहलाए जाते हैं, या फिर प्रोग्रामर कहलाए जाते हैं। जबकि अगर आपकी कोर ब्रांच होती है तो वहाँ पर आपको इंजीनियर का टैग मिल जाता है, जैसे जूनियर इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर। तो इस तरह के आपको इंजीनियरिंग के पर्टिकुलर टैग मिल जाते हैं अगर आप कोर ब्रांचेस से हैं। तो अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए सोच रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में थोड़ी अपॉर्चुनिटीज कम रहती है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर में तो बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। आईटी सेक्टर की जो कंपनीज हैं या आईटी सेक्टर से बाहर की भी जो कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट हर फील्ड में आईटी एक्सपर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो प्राइवेट सेक्टर में अच्छा स्कोप है। उसके अलावा आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास अच्छी नॉलेज है, स्किल है, तो आप एज अ फ्रीलांसिंग की जो साइट्स होती है वहाँ पर जाकर आप अपना प्रोफाइल बनाकर वहाँ से भी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। इस ब्रांच की सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको हमेशा नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को हमेशा रखना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप अपने आप को अपडेट नहीं रख पा रहे, नया क्या चल रहा है मार्केट में, टेक्नोलॉजी के मार्केट में क्या नया आया है आपको पता ही नहीं है। तो आपने अगर आपने अपने आप को उस तरह से ग्रूम नहीं किया कि आप हमेशा नई टेक्नोलॉजी से अपने आप को अवेयर रख पाएं तो आप पीछे छूट जाएंगे। तो इसलिए आपको हमेशा कंप्यूटर के फील्ड में अपने आप को अपडेट रखना है। इसके बाद सैलरी पैकेज मैंने आपको बता दिया कि जो एवरेज पैकेज है 3 to 4 लाख लग जाता है। सभी का नहीं, इसमें भी आपके पास ठीक ठाक स्किल्स हैं तो 3 to 4 लाख का पैकेज लग जाएगा। और जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस लेते जाएंगे तो आप अपनी सैलरी को 10 to 12 लाख तक के पैकेज तक भी रेज कर सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस इस टाइम पर मोस्ट क्रेजी, मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच बनी हुई है। उसके रीजन मैंने बता दिया कि इस टाइम पे मार्केट में डिमांड है। इस टाइम पर है, 4 साल बाद कितनी डिमांड होगी ये कहना अभी मुश्किल है। डिमांड तो रहेगी लेकिन कंपटीशन भी उतना ही फेस करना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम पर गए से गया, बीता से बीता कॉलेज, कोई भी छोटा मोटा कॉलेज है, वहां पर कंप्यूटर साइंस की सीट्स सभी में ऑलमोस्ट फिल हो रही है। कंप्यूटर साइंस की सीट्स की फिल होने की वजह से ही वो कॉलेज चल पा रहे हैं। तो आपको उतने ही स्टूडेंट्स जब 4 साल बाद आप डिग्री कंप्लीट करोगे तो उन सभी का कंपटीशन एक साथ होने वाला है। तो आपको एक अच्छा खासा कंपटीशन को फेस करना ही पड़ेगा। जॉब मार्केट रहेगा बट उतनी नहीं रहेंगी, जितने स्टूडेंट पास हो जाएंगे उतनी जॉब्स नहीं होंगी। तो इन चीजों को आपको कंसिडर करते हुए चलना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट हमेशा इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट है आपका तो चाहे कितनी भी बार आ जाए, इंजीनियर्स की कितने भी कंप्यूटर साइंस के आ जाए, अगर आपका इंटरेस्ट है, आपको कंप्यूटर ब्रांच से प्यार हो जाता है, आप कंप्यूटर ब्रांच में हमेशा अपने आप को रख सकते हैं, हमेशा इसी के बारे में सीखते रहना चाहते हैं, आप बहुत क्रेजी हैं कंप्यूटर ब्रांच को लेकर, तो कितनी भी बार आ जाए स्टूडेंट्स की, कुछ भी हो जाए, आपका तो अच्छा पैकेज लगेगा ही लगेगा। तो आपको उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है अगर आपका अच्छा इंटरेस्ट है तो चलिए नेक्स्ट ब्रांच है इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ये ब्रांच भी कंप्यूटर साइंस से ही रिलेटेड ब्रांच है। जब होता क्या था कि कंप्यूटर साइंस की सीटें फिल हो जाती थी तो उसी की एक सब्सिडायरी ब्रांच कॉलेजेस में स्टार्ट होगी जिसको इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर की फील्ड तो है ही है, आपको सॉफ्टवेयर लैंग्वेज की स्टडी तो करनी ही है। बेसिकली ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाता है नेटवर्क इंजीनियरिंग की तरफ हो जाता है, जहां पर हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करते हैं। 0101 किस तरीके से सिग्नल ट्रैवल करता है, इन्फॉर्मेशन का ट्रैवल किस तरीके से होता है, जो ब्रॉडबैंड हो गया, नेट का कनेक्शन हो गया, जो हम सिग्नल रिसीव करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी मेथोडोलॉजी यूज होती है, जिनकी वजह से वो जो इंटरनेट कनेक्शन है जो हमारे घर तक पहुंचता है, वो बेसिकली इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो इंजीनियर होते हैं वो इसकी नॉलेज रखते हैं कि किस तरीके से जो डेटा का ट्रांसफर है, जो बेसिकली इंटरनेट पे डेटा का ट्रांसफर होता है, इतने सारे गैजेट्स हैं, कंप्यूटर पर भी हो रहा है, मोबाइल पर भी हो रहा है, लैपटॉप पर भी हो रहा है, तो उससे जो इंजीनियरिंग है, नेटवर्क से रिलेटेड इंजीनियरिंग है, वो पार्ट हार्डवेयर वाला जो पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, डेटा वाला जो पार्ट है वो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, अदर देन कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट के अलावा ये भी कवर होता है। तो इसके अंदर हम बेसिकली लगभग CS से 70% तो इसके अंदर CS का ही सिलेबस आपको मिल जाता है। 30% वाला जो पार्ट है वो आपका डेटा ट्रांसफर से रिलेटेड हो जाता है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो जाता है। तो इसके अंदर भी आपको प्रैक्टिकल स्किल्स अलग से डेवलप करनी पड़ेंगी। कॉलेज में वही थ्योरेटिकल अप्रोच से पढ़ाया जाता है, इतना कोई खास सेटअप चाहे कितना भी बेटर कॉलेज हो, इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर कॉलेजेस नहीं देते हैं। आपको खुद के बेसिस पर बहुत कुछ लर्न करना पड़ेगा, तो आपको आउटसाइड लर्निंग भी करनी पड़ेगी इसके अंदर। उसके बाद एज कम्पेयर टू CS ये भी एक इजी ब्रांच है, CS से भी इजी ब्रांच है। अगर आप पास होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ये भी कंप्लीट होने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ती है, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का रोल इसमें भी बहुत कम रहता है। उसके अलावा स्कोप की बात करें तो स्कोप वहीं पर है जहां पर CS फील्ड के स्टूडेंट जा सकते हैं, उन सारे फील्ड्स में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट भी जा सकता है। सेम फील्ड है, सेम कैरियर अपॉर्चुनिटी है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है, तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है कैरियर अपॉर्चुनिटी स्कोप को लेकर। इसमें भी गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो वही स्कोप है जो कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए होता है। इसमें भी आपको अपडेट रहना पड़ेगा नई टेक्नोलॉजी के साथ, और सैलरी पैकेज भी उसी रेंज में लग जाता है। अबव 3 to 4 लाख आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास थोड़ी बहुत ठीक ठाक स्किल्स हैं तो आप अबव 3 लाख 4 लाख पैकेज ले सकते हैं मिनिमम। उसके बाद नेक्स्ट ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की बात करें तो पैकेज के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसी ब्रांच है कि ये आपको कंप्यूटर साइंस से भी ज्यादा पैकेज दिला सकती है। बट इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्यों इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में स्टूडेंट पैकेज नहीं ले पाता है? दिला तो सकती है बट स्टूडेंट पैकेज उतना ले नहीं पाता है। और अभी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग इतनी डिमांडिंग में भी नहीं है। रिक्वायरमेंट तो है मार्केट में बट इतनी डिमांडिंग में नहीं है। उसके रीजन है बहुत सारे कि जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जो लोअर कैडर के कॉलेजेस हैं,
वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की जो न्यू टेक्नोलॉजी एडवांस लेटेड टेक्नोलॉजी उनकी लैब भी उनके पास हो, ऐसा सेटअप हो। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाता है। आप समझ सकते हैं कि सैटेलाइट इंजीनियरिंग की लर्निंग के लिए आपको कितना वेल स्किल्ड होना पड़ेगा। चिप डिजाइनिंग का वर्क आ जाता है, माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग का वर्क आ जाता है, हार्डवेयर डिजाइनिंग का वर्क आ जाता है। तो इनके लिए आपको कितना वेल वर्क, कितना इंटेलिजेंस रखनी पड़ेगी। तो उतनी इंटेलिजेंस कॉलेज से पास आउट होने के बाद स्टूडेंट्स में नहीं आ पाती है। तो सबसे बड़ा रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो अच्छी जॉब नहीं लग पा रही है। बच्चे डिग्री तो कंप्लीट करते हैं और डिग्री कंप्लीट करना भी इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स और फिजिक्स का जो रोल है वो बहुत ज्यादा होता है। मैथ्स और फिजिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी मैथ्स और फिजिक्स अच्छी है तब तो आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पास करने में आसानी होगी। अगर आपकी मैथ्स फिजिक्स अच्छी नहीं है तो इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि फिजिक्स ओरिएंटेड है। ये बेसिकली आप फिजिक्स का दूसरा नाम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन कह सकते हो। तो आपको सेकंड ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक आपका फिजिक्स पीछा नहीं छोड़ेगी। तो इसके अंदर फिजिक्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। इस वजह से ये ब्रांच थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपके लिए टफ ब्रांच साबित हो सकती है करने के लिए। और अगर इंडस्ट्री की डिमांड करें तो इसमें रिसर्च ओरिएंटेड जॉब्स लगती हैं। रिसर्च डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, तो साइंटिफिक टेम्पर की जॉब इसमें बहुत लगती हैं। तो उस तरह की जॉब्स करने के लिए आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको कितना वेल वर्स्ड होना पड़ेगा। आपकी जॉब्स तो अच्छी लगेंगी, लेकिन उस तरह की जो फैसिलिटीज हैं, उस तरह की लर्निंग की जो फैसिलिटीज हैं वो जनरली कॉलेज में होती नहीं है। अगर मैं बात करूं आईआईटीज एनआईटीज की बात करूं तो वहां पर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को प्रायोरिटी पर लेकर लेना पसंद करता है, बट प्राइवेट कॉलेजेस में नहीं लेना पसंद करता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में या फिर स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होते हैं, वहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ब्रांच को लेकर इतनी फैसिलिटीज नहीं है। जो थोड़ी बहुत फैसिलिटीज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की ब्रांचेस को लेकर प्रैक्टिकल फैसिलिटीज हैं वो आपको आईआईटीज एनआईटीज में मिल सकती हैं। तो आईआईटीज एनआईटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग गुड ऑप्शन है, बट अदर देन आईआईटीज एनआईटीज ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको फिजिक्स में इंटरेस्ट है, 12th क्लास में आपकी फिजिक्स बहुत अच्छी रही है, मैथमेटिक्स अच्छी रही है, तो आप इस ब्रांच में जा सकते हैं और अपनी कैपेबिलिटी के बेसिस पर अगर आप चिप डिजाइनिंग, सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग ये सब लर्न कर सकते हैं तो आप इस ब्रांच के साथ जा सकते हैं। तो प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए अगेन आपको कॉलेज ज़्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा, आपको बाहर से लर्न करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स जो ब्रांच है वहाँ पर भी जनरली जो प्लेसमेंट होते हैं वो कंप्यूटर साइंस के सीएस के फील्ड में ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियर को सीएस भी पढ़ना होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी इनको, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंजीनियरिंग इनको पढ़नी होती है, कम्युनिकेशन से रिलेटेड इनको पढ़ाई करनी होती है। तो एक बड़ा वाइड फील्ड है जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस का मिक्सचर हो जाता है। इसी वजह से स्टूडेंट है वो किसी एक पर्टिकुलर पर सेक्टर पर, एक फील्ड पर कमांड नहीं कर पाता है, तो कमांडिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इस वजह से जब वो डिग्री लेकर निकलता है तो उसके मार्क्स तो पढ़ने वाले स्टूडेंट के अच्छे होते हैं, लेकिन जो मार्केट की डिमांड है, जो जॉब्स की जो डिमांड है, ज्यादातर स्टूडेंट उस जॉब की डिमांड को वहाँ पर फुलफिल नहीं कर पाते हैं। तो जॉब्स प्राइवेट सेक्टर की जो जॉब्स होती हैं वो मिलने में बहुत दिक्कत आती है, और जो गवर्नमेंट की जो जॉब्स होती हैं उसमें एक टफ कॉम्पिटिशन मिलता है, क्योंकि जो जॉब्स गवर्नमेंट लेवल पर निकलती हैं वो साइंटिफिक लेवल की निकलती हैं, असिस्टेंट इंजीनियर लेवल की निकलती हैं, बड़े लेवल पे निकलती हैं, तो वहाँ पर कॉम्पिटिशन टफ फेस करना पड़ता है। तो ये ब्रांच मैंने बता दी कि काफी ज्यादा टफ ब्रांच है, क्योंकि आपको फिजिक्स और मैथ्स इस ब्रांच की अच्छी होनी चाहिए। स्कोप बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड स्कोप है इस ब्रांच के अंदर। अगर आप अच्छे से इस ब्रांच की स्टडी करते हैं, आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट के लिए तो बहुत अच्छा स्कोप है। यहाँ पर आप इसरो में जॉब कर सकते हैं, डीआरडीओ में जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप है इस ब्रांच के साथ। आर्मी, एयरफोर्स में भी जा सकते हैं आप, वहाँ पर भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जनरली स्कोप थोड़ा कम है। सीएस के फील्ड में, आईटी सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स को कैरियर बनाना पड़ता है। जो मेजर प्लेयर्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से, जैसे सैमसंग हो गया, नोकिया हो गया, वहाँ पर एक टफ कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ता है। वहाँ पर जाने का चांस आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट को तो मिल जाता है, बट लोअर कैटेगरी कॉलेज के स्टूडेंट हैं उनको अगेन यहाँ पर चैलेंज फेस करना पड़ता है, उनको दिक्कत आती है। तो इस ब्रांच के लिए भी आपको न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अवेयर रहना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहना पड़ेगा। उसके बाद सैलरी पैकेज की बात करें तो सैलरी पैकेज इसके अंदर अच्छा मिल जाता है। आपकी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, जॉब को जल्दी से प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें सीएस की स्टडी भी करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, और कम्युनिकेशन से रिलेटेड सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी पड़ती है, और फिजिक्स और मैथ्स का इसमें बहुत रोल रहता है। तो स्टूडेंट उतने वर्सेटाइल या उतनी कमांडिंग नहीं हो पाते हैं, तो उस वजह से प्राइवेट सेक्टर के लिए उतना अपने आप को तैयार नहीं कर पाते हैं। तो सैलरी पैकेज इनिशियल लेवल पर जो लोअर टायर कॉलेजेस होते हैं वहाँ दिक्कत जरूर आती है। तो जो नीचे के जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ पर अबाउट 2 लाख 3 लाख का पैकेज लगता है। बट अगर आप आईआईटी एनआईटी से हो, वहाँ से अगर इस ब्रांच को ऑप्ट करते हो तो आपका पैकेज बहुत अच्छा लगेगा। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से भी ज्यादा पैकेज इसमें लग जाता है। जो 1 करोड़ पैकेज की बात है उससे भी ज्यादा पैकेज इसके अंदर लग जाता है आईआईटी एनआईटी के स्टूडेंट का, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स में वीएलएसआई का जो फील्ड है वो बहुत डिमांडिंग फील्ड है। अगर आप वीएलएसआई के एक्सपर्ट बन जाते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स में चिप डिजाइनिंग के एक्सपर्ट बन जाते हो, माइक्रो प्रोसेसर डिजाइनिंग के एक्सपर्ट बन जाते हो, तो आपको फॉरेन कंपनीज हैं, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, जैसे इंटेल हो गई जो कि बड़ी हार्डवेयर कंपनी है, आईबीएम हो गई, वो बहुत अच्छे पैकेज पे आईआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स को, एनआईटी से पास आउट स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर कर देते हैं, अगर आपके पास एक अच्छी नॉलेज है डिग्री को करने के बाद। तो इसके अलावा मैं बता दूं कि एक एग्जामिनेशन होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन होता है। इसके लिए सीएस के जो स्टूडेंट्स हैं इनका सिलेबस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जो गवर्नमेंट का प्रेस्टीजियस एग्जामिनेशन है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट अपीयर हो सकता है, जबकि सीएस ब्रांच इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। आप आईएएस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज करके चलना चाह रहे हैं तो ऑप्शनल सब्जेक्ट में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होता है वहाँ पर, आप इलेक्ट्रिकल चूज कर सकते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल का जो सिलेबस होता है वो काफी हद तक इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलता जुलता है। तो अगर आईएएस चूज करके आप ऑप्शनल सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रखना चाह रहे हैं तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स वाले देकर एग्जामिनेशन दे सकते हैं। तो एक तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, ये एलिजिबल है, इसके अंदर पूरा सिलेबस का इंक्लूडेड है, कंप्यूटर साइंस का यहाँ पर नहीं होता है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो जो पावर का जो ट्रांसमिशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जनरेशन होता है, जो हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी आती है उसका जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो वर्क होता है वो सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होता है। सो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व्स द स्टडी एंड एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इंडिया बूमिंग टेक्नोलॉजी विद अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी मेक्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियर द बेस्ट इंजीनियरिंग कोर्स फॉर फ्यूचर। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जो युग आ चुका है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल का युग आ गया है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स में काफी रिसर्च हो रही है कि किस तरीके से जो गाड़ी का एवरेज है, चार्जिंग है, जो उनकी कैपेबिलिटीज को किस तरीके से एनहांस किया जाए। तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर ये जो पार्ट है इलेक्ट्रिकल का आ गया है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का, तो उसके अंदर आने वाले दिनों में इस ब्रांच की भी डिमांड रहेगी।
और मैंने आपको बता दिया कि कोडिंग प्रोग्रामिंग हर ब्रांच के अंदर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज इलेक्ट्रिकल में भी होने वाला है, आपको चाहिए ही चाहिए। जो पावर का ट्रांसमिशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, जनरेशन है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। जो घरों में मीटर लग रहे हैं, ऑटोमेटिक आपके फोन पर मैसेज आ जाता है, आपका ऑटोमेटिक बिल बन जाता है, आपके पैसे भी आने वाले दिन में ऑटोमेटिक बिल के अकॉर्डिंग आपके अकाउंट से कट जाएंगे, बैंक अकाउंट से। तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पॉसिबल हो पा रहा है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपको सभी ब्रांचेस में लर्न करनी ही पड़ेगी। कोडिंग प्रोग्रामिंग हर ब्रांच में रहेगी ही रहेगी। आपको यहाँ पर भी प्रैक्टिकल स्किल्स हैं, वो मैंने अगेन बात करती। जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो इतना प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं दे पाती हैं कोर ब्रांचेस के अंदर। तो यही कारण है कि स्टूडेंट का जो क्रेज है वो कोर ब्रांचेस से, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल से खत्म होता जा रहा है। क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, वो प्रैक्टिकल एक्सपोजर इतना नहीं दे पा रहे हैं, जिससे स्टूडेंट्स को डिग्री करने के बाद उतनी अच्छी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं हो पाती है और वो इन ब्रांचेस में जॉब सिक्योर नहीं कर पाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक अच्छा स्कोप मिलता है, गवर्नमेंट जॉब अच्छी निकलती है। और गवर्नमेंट जॉब्स निकालने के लिए आपको बताइए, जो आपने सिलेबस में स्टडी किया है, अगर आप उसकी बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसी के बेसिस पर आपका एग्जामिनेशन होता है। जो आपका इंजीनियरिंग का जो सिलेबस होता है उसी बेसिस पर एग्जामिनेशन होता है। अगर आपका अच्छा कैडर है, आपने अच्छी परसेंटेज स्कोर कर रही है, तो आप आसानी से गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फाइट कर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेक्टर में अच्छी जॉब ले सकते हो, जिसके अंदर अच्छी कंपनीज हैं, पीएसयूज कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज हैं, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड हो गया, बीएचईएल हो गया, भारत इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड हो गया, एनटीपीसी हो गया। तो बहुत सारी पीएसयूज कंपनी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स को जॉब देती है। प्राइवेट सेक्टर में अगेन यहाँ पर थोड़ा सा टफ हो जाता है जॉब लेना, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का वर्क करना बहुत रिस्की होता है, हाई वोल्टेज पर भी इनको वर्क करना पड़ता है। तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी जनरली फ्रेशर को नहीं देती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है तो उस बेसिस पर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। तो प्राइवेट सेक्टर में इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना एक्सपोजर स्टूडेंट लेकर नहीं निकलता है। हाँ, आईआईटीज एनआईटीज की बात करें तो उनको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में मिलती है, उनको अच्छा पैकेज मिल जाता है। बट अदर देन आईआईटीज एनआईटीज बाकी कॉलेजेस वालों की प्रॉब्लम भी रहती है। अगर वो अपनी प्रैक्टिकल स्किल्स इंप्रूव नहीं करते हैं ब्रांच के अंदर तो उनको प्रॉब्लम आएगी। हाँ, गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का स्कोप सबके लिए खुला हुआ है। इसके अंदर भी स्टूडेंट इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन, आईईएस का एग्जामिनेशन दे सकते हैं, जो कि कंप्यूटर साइंस वाले नहीं दे सकते, उनका सिलेबस इंक्लूड नहीं होता है। तो आईईएस दे सकते हैं और आईएएस भी दे सकते हैं। आईएएस में बाकायदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट होता है, आप वहां से एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ये भी थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर भी अगेन मैथ्स और फिजिक्स का रोल होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा कम होता है, बट इसके अंदर भी होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से थोड़ा कम मिलेगा, बट मैथ्स और फिजिक्स का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी बहुत आपको मैथ्स और फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स के अंदर काफी बड़े बड़े डेरिवेशंस होते हैं, उन डेरिवेशंस को सॉल्व करना होता है। अगेन इसकी बात करें तो एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप एज अ जूनियर इंजीनियर वर्क कर सकते हो, असिस्टेंट इंजीनियर वर्क कर सकते हो, एज अ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर भी वर्क कर सकते हो, यहाँ तक कि बीएसएनएल में भी आप वर्क कर सकते हो, पावर सिस्टम इंजीनियर की तरह वर्क कर सकते हो, एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर की तरह वर्क कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बंदा इलेक्ट्रॉनिक्स की जो फील्ड है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड होती है, वहाँ पर भी अपना कैरियर बना सकता है। और जो खुद का जो फील्ड है, प्योर इलेक्ट्रिकल जो फील्ड है, वहाँ पर भी बना सकता है अपना कैरियर। और अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का उसका आईटी में क्रेज है तो आईटी सेक्टर में भी जा सकता है, क्योंकि आईटी सेक्टर तो मैंने बता दिया कि सभी के लिए ओपन है, कोई भी अपना कैरियर आईटी सेक्टर में बना सकता है। अगर आपको 4 साल बाद भी आईटी में कुछ नहीं आया, अगर आपने कोई भी डिग्री कंप्लीट करके अगर 1 साल का कोई कोर्स कर लिया और अच्छी नॉलेज आपने किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज पर ले ली, तो भी आप, अगर आप किसी अदर ब्रांचेस से भी, मान लीजिए मैकेनिकल से हैं, तो भी आपको आईटी सेक्टर में जॉब मिल जाएगी। अभी क्या देखा जा रहा है कि कोर ब्रांचेस के स्टूडेंट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं जानता हूं जो कोर ब्रांचेस के हैं, मैकेनिकल के, सिविल के हैं, तो उन्हें कोर सेक्टर में जॉब नहीं लग पाई, क्योंकि अभी इतनी डिमांड नहीं जनरेट हो पा रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स इतने इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। आईआईटीज एनआईटी से ही ज्यादातर कंपनीज का जो रिक्वायरमेंट है वो फिलफिल हो जाती है, तो इतनी जल्दी से कोर सेक्टर में जॉब्स जनरेट नहीं हो पाती हैं। तो वो स्टूडेंट भी आईटी सेक्टर की तरफ स्विच कर रहे हैं। उन्होंने डिग्री कंप्लीट करने के बाद 1 साल का कोर्स किया और उस बेसिस पर उनका प्लेसमेंट हो गया और वो आज अच्छा पैकेज अर्न कर रहे हैं आईटी सेक्टर में। बट उनकी जो ब्रांच है वो अलग है। तो मैंने आपको बता दिया कि जो आईटी सेक्टर है वो सभी के लिए ओपन है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपके पास कंप्यूटर की डिग्री ही होनी चाहिए। अगर शुरू से है आपके पास तो आपको यह है कि आप एक्सपर्टीज बनते जाओगे। अगर आपने बाद में जाकर की है तो आपको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम लगेगा अच्छा पैकेज आने पर, ये प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर भी अपडेट तो आपको रहना ही पड़ेगा नई टेक्नोलॉजीज के साथ, क्योंकि जो पुराना तरीका था वो सब खत्म होता जा रहा है। और यहाँ पर अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें, द सैलरी ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इंडिया रेंजेस फ्रॉम 4 to 5 लाख पर एनम एंड कैन इंक्रीज बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस एंड ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय। तो आपके एक्सपीरियंस पर आपकी सैलरी बढ़ सकती है और डिपेंड करता है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हम स्विच करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री रिलेटेड वर्क है, इंडस्ट्रियल सेटअप जितना भी है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का हो गया, इसके अलावा एरोनॉटिक्स इंडस्ट्री हो गई। तो यहाँ पर जो जॉब जनरेट होती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की जॉब्स होती हैं। तो इस प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो सबसे कम डिमांडिंग ब्रांच है। स्टूडेंट जनरली एट प्रेजेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेना बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहे हैं। सबसे लास्ट ऑप्शन मैकेनिकल इंजीनियरिंग को लेकर चल रहे हैं या नहीं लेकर चल रहे हैं। सबसे जो सीटें हैं सबसे ज्यादा खाली जो हो रही है इस टाइम पर, वो सबसे ज्यादा मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सीट्स ही खाली रह जाती है, नहीं फिल हो पा रही है। उसका रीजन है अगेन, इसके लिए भी आपको मैथ्स और फिजिक्स पर अच्छी कमांड होनी चाहिए। अगर हम बात करें तो मैथ्स और फिजिक्स में अच्छी कमांड होनी चाहिए, वो लंबे लंबे डेरिवेशंस के अंदर होते हैं। तो वही बात है कि जो स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहाँ वही प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है। मैंने आपको बता दिया कि लैबों में कुछ नया इनोवेशन किया नहीं, वही पुरानी लैबें सबके पास सेटअप है, वो जंग खा चुकी है। इतना कुछ नया सेटअप है नहीं, प्रैक्टिकल इतना नहीं कराया जाता है, ये रियलिटी है। इतना एक्सपोजर प्रैक्टिकल की तरफ नहीं दिया जाता है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं। तो आपको इंजीनियरिंग में थ्योरी के बेसिस पर तो आपको जॉब नहीं लगेगी, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर लेना ही पड़ेगा। आप सोचो थ्योरी बेसिस पर आपकी जॉब लग जाए, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जॉब लग जाए, तो आप इंजीनियरिंग में गलत आ रहे हैं। से तो आप जनरल बीएससी कर लें, बीएससी कर लेंगे तो वहाँ आपको थ्योरेटिकल अप्रोच कवर हो जाते हैं। इंजीनियरिंग में आपको ध्यान रखना है कि आपको जितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा उतना ही आपको रिफाइन करेगा, उतना ही आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगा। आप सिर्फ और सिर्फ थ्योरी पढ़ के आगे नहीं बढ़ पाएंगे इंजीनियरिंग स्ट्रीम में। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन करते हैं वहाँ आपको सिर्फ थ्योरी आती है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इंजीनियरिंग के केस में नाम ही इंजीनियरिंग है तो आपको आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर होना चाहिए। आपको प्रैक्टिकल स्किल्स कहीं ना कहीं से सीखते रहना, इंक्रीज करनी है। बहुत सारे कॉलेज के अलावा बहुत दूसरी जगह होती है जहाँ से आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कर जो कि आपके करिकुलम का पार्ट है, वहाँ से आप लर्न कर सकते हो। बट आपको इंटरेस्ट शो करना पड़ेगा, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। मैं हमेशा बात कर रहा हूँ कि आपका अगर इंटरेस्ट है तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अगर ऐसी ब्रांच ली जिसमें आपका इंटरेस्ट है, अगर आपको उससे प्यार है तो आपका प्लेसमेंट कोई नहीं रोक सकता, आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दिक्कत वहीं आती है कि जब आप बिना इंटरेस्ट के कोई काम कर रहे हैं, आपने कोई ब्रांच ले ली बट आप इंटरेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, उसमें टाइम नहीं दे पा रहे हैं, तो ही प्रॉब्लम आती है, चाहे आपकी कोई भी सेक्टर हो, कोई भी फील्ड हो। तो ये ब्रांच थोड़ी सी टफ पड़ती है क्योंकि मैथ्स और फिजिक्स का रोल इसमें बहुत होता है। अगेन स्कोप मैंने बताया हर ब्रांच का है, तो इसका भी स्कोप है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, जैसे मारुति है, टाटा है, महिंद्रा है, तो जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेक्टर है वहाँ पर काफी डिमांड होती है मैकेनिकल इंजीनियर्स की। तो कैरियर अपॉर्चुनिटी भी इसके अंदर बहुत सारी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के केस में। तो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर आप ऑटोमेटिक फील्ड में वर्क कर सकते हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की फील्ड में वर्क
ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के फील्ड में वर्क कर सकते हो, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग में कर सकते हो, क्वालिटी एंड कंट्रोल में कर सकते हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर कर सकते हो। और अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एवरेज पैकेज की बात करें तो 3 से 5 लाख का एनुअल पैकेज फ्रेशर को मिल जाता है, जो कि 10 लाख तक जा सकता है एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में वही बात है कि इतना एक्सपोजर आपको कॉलेज से नहीं मिल पाता है, इतनी नॉलेज आप कॉलेज से नहीं ले पाते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर में स्कोप शुरू में कम रहता है, बहुत कम पैकेज पर आपको शुरुआत करनी पड़ती है। बट गवर्नमेंट सेक्टर में आप अगेन यहाँ पर स्कोप रहता है। आप असिस्टेंट इंजीनियर हो गया, जूनियर इंजीनियर की जो जॉब्स निकलती हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब्स निकलती हैं, आप उन पे अप्लाई कर सकते हो। एसएससी का एग्जामिनेशन होता है, उसमें अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम होता है, आईएएस होता है, इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो इसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होता है, आईएएस का एग्जामिनेशन होता है, इसके अंदर भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों का सब्जेक्ट होता है। इसके अलावा पीएसयू जो होती है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर मैंने आपको बताया, हर जगह मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। डिफेंस सेक्टर हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगेन न्यू टेक्नोलॉजी से आपको अपडेट रहना है। तो अगर आपका इंटरेस्ट मशीनरी की तरफ है, आपको ऑटोमोबाइल्स का शुरू से शौक रहा है, तो आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सोच सकते हैं। नेक्स्ट है सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच। सिविल इंजीनियरिंग की बात करें, सबसे पुरानी ब्रांच है, सबसे पहली ब्रांच, सबसे पहले जो इंजीनियरिंग करनी स्टूडेंट्स ने स्टार्ट की थी तो वो सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच थी। सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच एक बहुत अच्छा कैरियर ऑप्शन है। बेसिकली इट इज द बेस्ट इंजीनियरिंग। Basically, India is a rapid urbanization and economic development have led to a surge in demand for civil engineers to plan and build infrastructure projects. तो जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं उनको डेवलप करने के लिए सिविल इंजीनियर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो सिविल इंजीनियरिंग का जो स्कोप है वो कंस्ट्रक्शन के फील्ड में होता है, रियल एस्टेट के फील्ड में होता है, डिजाइनिंग के फील्ड में होता है, कैड डिजाइनिंग हो गया, कैम डिजाइनिंग हो गया, तो यहाँ सब सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में करना होता है। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, जो हमारे घरों में जो पानी आता है, जो वाटर सप्लाई होती है गवर्नमेंट के थ्रू, वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी साइंस है कि घरों तक वाटर सप्लाई करना, क्योंकि उसका प्रेशर कितना है आप देखा, किसी घर में पानी आ रहा है, किसी में नहीं आ पा रहा है। तो ये सब एक बहुत बड़ी साइंस है जिसको फ्लूइड मैकेनिक्स बोलते हैं। तो ये सिविल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पार्ट आ जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो वो सब आपको सिविल इंजीनियरिंग में स्टडी करना पड़ता है। तो यहाँ पर भी प्रैक्टिकल अगेन एक्सपोजर कॉलेज में कम है, उतनी प्रैक्टिकल फैसिलिटीज नहीं है, तो आपको अगेन अपने बेसिस पर लर्न करनी पड़ेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया एआई हर जगह इन्वॉल्व हो चुका है, तो कोडिंग वाला पार्ट आ चुका है। तो एआई वाला जो पार्ट है वो सभी ब्रांचेस में आप घर बैठकर प्रैक्टिस कर सकते हो। कैड डिजाइनिंग के टूल्स हैं, कैम डिजाइनिंग के टूल्स हैं, वो भी आपको कंप्यूटर पर अवेलेबल हो जाते हैं, इनको भी आप सेल्फ बेसिस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। कॉलेज पर डिपेंडेंट रहोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, आपको आउटसाइड लर्निंग करनी पड़ेगी, खुद से सीखना पड़ेगा। अगर इसकी बात की जाए ब्रांच की, तो ये ब्रांच में भी मैथ्स और फिजिक्स का रोल होता है, लेकिन एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम होता है मैथ्स फिजिक्स का रोल, बट ब्रांचेस के कंपैरेटिवली कम होता है। तो इसको भी पास करना ईजी रहता है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। स्कोप प्राइवेट सेक्टर में तो स्कोप थोड़ा कम रहता है, बट गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत स्कोप है। गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा अगर गवर्नमेंट सेक्टर में किसी ब्रांच का स्कोप है तो वो सिविल इंजीनियरिंग का ही स्कोप है। अगर आपका डेडिकेटेड हो, आप गवर्नमेंट जॉब ही करना चाहते हो, अपने आप इंजीनियर का टैग लगाना चाहते हो अपने पीछे, क्योंकि डिग्री करने से तो इंजीनियर बनते ही हो, बट आपको इंजीनियर साहब करके बुलाया जाता है, जूनियर इंजीनियर आप बन जाते हो, असिस्टेंट इंजीनियर बन जाते हो। वो जो गवर्नमेंट का जो टैग है वो सिविल इंजीनियरिंग में मिलता है। सिविल इंजीनियरिंग की बहुत गवर्नमेंट जॉब्स निकलती हैं, सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब्स अगर हम ब्रांचेस में कंपैरेटिवली बात करें तो वो सिविल इंजीनियर्स को ही गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहां तक प्राइवेट सेक्टर की बात है, मैंने फिर बताया इतना पॉलिसी एक्सपोजर लेकर नहीं निकलोगे तो प्राइवेट सेक्टर में जल्दी से आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि रिस्क फैक्टर जुड़ा हुआ रहता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। तो जहां पर भी रिस्क फैक्टर अटैच रहता है, जिस इंडस्ट्री में वर्किंग में रिस्क फैक्टर अटैच रहता है, वो इंडस्ट्री जनरली से फ्रेशर्स को जॉब नहीं देती है। आईआईटीज एनआईटीज को उनकी ब्रेन स्किल्स और उनकी इंटेलिजेंस की वजह से अच्छे कोर ब्रांचेस में भी अच्छे प्लेसमेंट मिल जाते हैं, बट इतना भरोसा जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स पे या फिर स्टेट लेवल के जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं उन पर इतना भरोसा करके नहीं चलते हैं, या फिर वो उनका जो इंटरव्यू है उसको क्वालिफाई भी जल्दी से नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज प्राइवेट सेक्टर में कम रहती है इस फील्ड के अंदर। आईआईटीज एनआईटीज के लिए तो चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। उनके लिए ये टैगलाइन है कि सभी ब्रांच में स्कोप है, कोई ब्रांच अलग नहीं है, तो वो अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं। तो आईआईटीज एनआईटीज के स्टूडेंट को जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। जो प्रॉब्लम आती है वो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स को आती है, क्योंकि वहाँ पर प्रैक्टिकल की इतनी फैसिलिटीज नहीं होती हैं। वहाँ पर जो फैकल्टी है वो बेसिकली थ्योरेटिकल अप्रोच को ज्यादा कंसीडर करती है, प्रैक्टिकल अप्रोच पे काम होता ही नहीं है। जो लैब आपको दिखा दी कॉलेज विजिट करते वक्त जो आपको लैब दिखाई जाएंगी वो सब जंग खाई हुई लैब्स हैं, पुरानी लैब्स हैं। आप क्योंकि अभी जस्ट 12 करके निकले तो आपको अच्छा लगेगा कि हाँ इस कॉलेज की लैब बहुत अच्छी, इस कॉलेज की लैब बहुत अच्छी, बस वो प्रदर्शनी के तौर पर वहाँ पर रखी हुई है, वहाँ इतना आपको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, नहीं मिलने वाला है, आपको खुद बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो अगर बात करें सैलरी पैकेज की बात करें तो इस सिविल इंजीनियरिंग को 3 to 6 लाख पर एनएम का पैकेज लग जाता है एंट्री लेवल पर, और ये आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग 10 लाख 20 लाख तक दी जा सकती है। अगर आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो बहुत अच्छा है, आपका बहुत अच्छा पैकेज लगेगा, और आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज जो होता है उसके अंदर भी सिविल इंजीनियर्स की वैकेंसीज होती हैं, बहुत ज्यादा होती हैं। इसके अलावा आईएएस का जो एग्जाम होता है वहाँ पर भी सिविल इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट होता है, तो आप वहाँ पर एज अ सिविल इंजीनियरिंग अपना सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकते हो। बाकी पीएसयू की जॉब है, एसएससी की जॉब्स हैं, रेलवे की जॉब्स हैं, डिफेंस की जॉब्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत जॉब्स हैं सिविल इंजीनियर्स की रिगार्डिंग। बट वही अगेन आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, अपनी इंटेलिजेंस डेवलप करनी है, तभी ये सब कुछ क्या है पॉसिबल हो पाएगा। तो ये अभी हमने डिस्कस की जो मोस्ट कॉमन ब्रांचेस जनरली सभी कॉलेज में होती है, उनमें क्या स्कोप है। बाकी सारी ब्रांचेस जैसे ड्राइव ब्रांचेस हैं तो उनको हमने डिस्कस इसमें नहीं किया है, क्योंकि जब कंप्यूटर साइंस में स्कोप है तो एआई डेटा साइंस में भी स्कोप होगा ही, तो वो सब उसी के अंदर इंक्लूड हो जाती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करने के बाद आप अभी स्टूडेंट बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और यही सोचेगा कि कोई उन्हें गाइड कर दे, कोई बता दे कि क्या ब्रांच ली जाए क्या नहीं है, क्योंकि वो खुद अभी डिसीजन लेने की स्टेज पर है ही नहीं, ना उन्होंने अपने आप को डिसीजन लेने की स्टेज पर अपने आप को डेवलप किया है। बट मैं बताऊँ आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, अपना खुद का सेल्फ असेसमेंट करो, डिसीजन लो। जितने भी लोग हैं कोई आपको पर्टिकुलर फिक्स नहीं करेगा कि आप इस ब्रांच में जाओ, आपको खुद डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। सारे सिनेरियोस को कंसीडर करते हुए डिसीजन खुद ही लेना पड़ेगा। तो सो डिसाइडिंग एन इंजीनियरिंग ब्रांच कैन बी अ चैलेंजिंग टास्क। तो मैं यहाँ पर आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ या इन्फॉर्म कर रहा हूँ जिसके बेसिस पर आप डिसाइड कर सकते हो। मुश्किल टास्क है, बट आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको खुद का अपना इंटरेस्ट देखना है कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं है, कि आप बचपन से किस चीज को ज्यादा एंजॉय कर पा रहे थे, आपने 12th में किन सब्जेक्ट्स को एंजॉय किया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, कंप्यूटर, किन सब्जेक्ट्स को एंजॉय किया, ये आप ही जानते हो और कोई दूसरा नहीं जानता है। आपको ऑटोमोबाइल का क्रेज रहा है, आपको कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का क्रेज रहा है, आपको कोडिंग का क्रेज रहा है, आपको तो ये जो शौक है ये खुद को ही पता होता है। तो खुद का इंटरेस्ट जहां डेवलप हो पा रहा हो वहां जाने की कोशिश करो, भेड़ चाल में मत चलो। एक्सप्लोर कैरियर ऑप्शंस, खुद से एक्सप्लोर करो कि आप जो ब्रांच चूज कर रहे हो तो उसके अंदर कैरियर ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं,
जो ब्रांच है उसके अंदर क्या क्या कैरियर ऑप्शन हैं उनको पेपर पेन लेकर लिखो। अपनी खुद की स्ट्रेंथ है वो अपने आप से पूछो कि आपकी खुद की स्ट्रेंथ क्या है, उनको लिखो। विच सब्जेक्ट आर यू गुड एट, किस सब्जेक्ट में आप अच्छे रहे हो, विच स्किल्स यू हैव डेवलप्ड ओवर टाइम, आपने किस किस तरह की स्किल्स डेवलप की है फर्स्ट टू 12 क्लास तक आते आते। आप एडवाइस भी ले सकते हैं, आप अपने बड़े लोगों से, आजकल हर घर में इंजीनियर, आपके बड़े भैया दीदी अंकल जो भी आपके घर में प्रोफेशनल्स हैं, आप उनसे उनकी सलाह ले सकते हैं, जो कि इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं, वो आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। आप इंडस्ट्री पर नजर बनाए रखो कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइम पर एआई मशीन लर्निंग के काफी प्रोडक्ट पे रिसर्च चल रही है, कोर्स लगी हुई है, तो और भी सेक्टर हैं उनमें किस पर्टिकुलर पार्ट पर होड़ मची हुई है, तो इंडस्ट्री की किस तरफ ग्रोथ जा रही है उस तरफ आपको अवेयर रहना है। आप एक खुद का एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर देख सकते हो, बहुत सारी वेबसाइट है जहां पर आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो एप्टीट्यूड टेस्ट कर, वो आपको रिजल्ट जनरेट करके दे देंगे कि आपका जो कैरियर है वो किस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ जाने वाला है। तो आप एक सेल्फ असेसमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट लेकर भी आप अपना सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। आप क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या अच्छी बातें हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, ईच ब्रांचेस के उनको एक पेपर पेन लेकर लिखो और फिर सोचो कि किसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं, तो आप इसी कंक्लूजन तक पहुंच पाओगे। अपने आप की जो इंस्टिंक्ट है उस पर भरोसा करो, जो आपको अंदर से आवाज आ रही है उस पर भरोसा करो। अल्टीमेटली चूज अ ब्रांच दैट रिजोनेट्स योर पैशन एंड एस्पिरेशंस। तो फाइनली जाते जाते आपको वही ब्रांच चूज करनी है जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक हो, जो आपके पैशन को फुलफिल कर सके, जिससे आप प्यार कर सको, जिससे आप लगाव कर सको, जिसमें मेहनत कर सको। तो चाहे कितना भी कॉम्पिटिशन आ जाए, आपको जॉब लेने में, पैकेज लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने बता दिया स्कोप सभी ब्रांचेस में है, बट आपको उस पर्टिकुलर ब्रांच को खुद के बेसिस पर, कॉलेज के बेसिस पर तो भूल जाओ। कॉलेज में कोर ब्रांचेस की फैसिलिटी नहीं है, इसी वजह से कोर ब्रांचेस का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है। स्पेशली स्टेट कॉलेज हैं, जो स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें आईआईटीज एनआईटीज में नहीं आती है दिक्कत, वो फिर भी बहुत अच्छा एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टूडेंट्स को देते हैं, तो वहां ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, इसलिए उनका पैकेज भी अच्छा लग जाता है। बट यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेजेस या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट की, वहां पर फैसिलिटीज नहीं होती हैं। दावे तो बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस कर देते हैं कि हमारे पास ये है वो है, बट ऑन रियलिटी इतना नहीं है, इतना आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स पे ज्यादा करते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपोजर कम रहता है। अगर थ्योरी सीखनी होती तो हम नॉर्मल बीएससी कर लेते, बट वो एक तरह से बीएससी की तरह से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से ही चलते हैं। प्रैक्टिकल्स जो लैब्स हैं वो नई इनोवेशन के अकॉर्डिंग कोर ब्रांचेस की नहीं सेटअप की हुई है, तो इसलिए दिक्कत आती है कोर ब्रांचेस के साथ। तो जाते जाते मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि ये हमारे लिए कुछ इंस्पिरेशनल पर्सन है, एपीजे अब्दुल कलाम साहब, इनको सभी जानते हैं। स्पेस साइंस में जो इन्होंने मिसाइल लॉन्चिंग में जो इनका नाम रहा है, तो ये हमारे लिए इंस्पिरेशन है। एम विश्वेश्वर राय हैं, जो कि सिविल इंजीनियर थे, जो कि डैम कंस्ट्रक्शन इंडिया में इन्हीं की देन है, और इन्हीं के नाम पर, इन्हीं के उस पर इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। कल्पना चावला से आप अवेयर हैं, नासा में साइंटिस्ट थी कल्पना चावला। सुंदर पिचई से आप जानते हैं गूगल का, ये गूगल को किस जगह पर ले गए हैं। निकोलस टेस्ला हैं, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के फील्ड में इनके बहुत सारे इनोवेशन हैं, आप और डिटेल में स्टडी कर सकते हैं निकोलस टेस्ला। और सतीश धवन, जो कि हमारे जनक कहे जाते हैं स्पेस इंडस्ट्री के। तो ये जो महान हस्तियां हैं, इनकी बायोग्राफी पढ़कर भी आप इनसे बहुत कुछ, इनके जो कैरियर है ये किस तरीके से यहाँ तक पहुंचे, उनसे आप बहुत कुछ लर्न कर सकते हो। तो जाते जाते मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूँ, रिमेंबर देयर इज नो वन साइज फिट्स ऑल सॉल्यूशन, टेक योर टाइम एंड डोंट हेजिटेट टू एक्सप्लोर डिफरेंट ब्रांचेस बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। सो गुड लक। जाते जाते मैं आपको गुड लक कहना चाह रहा हूँ, आपके पास अभी टाइम है खुद को एक्सप्लोर करने का अदर ब्रांचेस में। तो ये था मेरी तरफ से एक ओवरव्यू आपके लिए कि आपके लिए सभी ब्रांचेस मैंने कंसीडर कर दी हैं। एट लास्ट, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, इस इन्फॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। Hello students. Scroll the playlist at Admission Master for admission process. Fee structure, college review, previous year cutoff, previous year placement record, how to select branch, how to report college, how to complete reporting documents, insights of college, admission process, many more to come. I am with you in your college journey, so subscribe Admission Master and be a part of community.